नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस बार का जो आम बजट आया है वो मिडिल क्लास पर फोकस है सरकार का। इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ में एमएसएमईज़ के लिए भी बहुत कुछ घोषणाएं सरकार की तरफ से हुई हैं। एक एक्सपर्ट, एक इंडस्ट्रीज होने के नाते आप कैसे बजट को देखते हैं? एक्सपोर्ट तो नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरे जो सोचा था कि बजट के पहले हर आदमी का एक सोच होता है कि कैसा बजट बनेगा, तो हमारा भी एक मेंटली सोच था। वो सोच से ज़्यादा ही अच्छा बजट बना है और इसी में सबके लिए फ़ायदा है। और इस सैलरी एम्प्लॉय की तो बहुत बात हो चुकी है, उसका तो फ़ायदा है ही, पर मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है, फार्मर का भी फ़ायदा है, फॉरेन इन्वेस्टर का भी फ़ायदा है। आज 100% एफडीआई इंश्योरेंस में लाना मैं नहीं सोच रहा था होगा कभी। एक ज़माना था कि इंश्योरेंस में एक टका एफडीआई नहीं आ सकता था, 1%। और इसी मेरा ये मानना है कि इस शोज़ के गवर्नमेंट इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंस, और ये सब करने के बाद भी जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है वो सेम रखना, आई थिंक इंडिया का ये बड़ा उपलब्धि है। बाकी सब कंट्रियों में नहीं हुआ है कि आफ्टर कोविड फिस्कल डेफिसिट ऊपर चला गया, इन्फ्लेशन चला गया। आई थिंक हमारा तो भी अंडर कंट्रोल है एंड इट शोज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। और जो यस्टरडे पार्टनरशिप की बात की इकोनॉमिक सर्वे में कि आज इंडिया का अभी ग्रोथ लेना है फ्यूचर के लिए, विकसित भारत के लिए, वो प्राइवेट सेक्टर के बिना नहीं आ पाएगा। और उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो शैकल्स है ऑफ ऑल रेगुलेशन, आज हम दोनों एक छोटी बेकरी बनाते हैं और 100 फॉर्म भरेंगे कि बेकरी बनाएंगे, नहीं थिंक व्हाट आई एम सेइंग, हम केक बनाएंगे कि 100 फॉर्म भरेंगे। तो ये सब को सिंप्लीफाई कर दिया जाए और डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। अब कोई भूल होती है, आज कोई जेन्युइन कोई भी आदमी कुछ करेगा तो भूल होने वाली, तो हर चीज़ में जेल ले जाओ, तो इससे क्या होता है, एक माहौल बिगड़ता है। तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, हैविंग सिंगल टैक्सेस, इसको ऑडिट करो, उसको एसेस करो, भैया सेल्फ डिक्लेरेशन से होने दो, तो इंस्पेक्टर आज बंद करो। तो ये सब चीज़ मेरे हिसाब से जो अनाउंस किया है, और मैं श्योर हूँ कि वो करने वाले, इससे मेरा मानना है कि और इन्वेस्टमेंट आएगा और फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर दोनों में फ़ायदे हैं। अब फॉर एग्जांपल मखना बोर्ड बनेगा तो मखना के फार्मर का फ़ायदा है, कस्टमर का फ़ायदा है कि उसको मखना इज़ ए बेटर क्रॉप देन लेट अस से समथिंग एल्स, सम अदर स्नैक, और इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है और इंडिया का फ़ायदा है कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो हमको हाथ में डॉलर आएंगे। तो ये सब चीज़ पॉजिटिव की तरफ मैं देख रहा हूँ उसको। जी, आपने बात करी विकसित भारत की, जो आपने बात करी उसके लिए 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए जैसा आपने कहा, और अभी 2 दशक हैं अपने पास, 8% की तो मिनिमम चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे में वो 6.3 to 6.8 है। क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए, आपके सजेशंस क्या है? मेरा पर्सनल मानना है कि ये 7% हो सकता है, एक छोटा चीज़ कर ले तो। वो छोटी चीज़ यही करनी है कि अपने इंडस्ट्री लोग काफ़ी यंगस्टर है, वो फॉरेन जाके आज धंधा करना प्रेफर कर रहे हैं। मेरा ऑनेस्टली मानना है कि वो उसको रोकना है, और इसीलिए मैंने बोला वो क्यों जाते हैं कि वो यहाँ का सिस्टम नहीं समझ पाता है। सिस्टम को ईजी कर दो, लेट गवर्नमेंट गेट आउट ऑफ बिजनेस, तो हमारा काम नहीं, बिजनेस को इनको करने दो। नंबर 2, अब भी मेरा मानना है बजट का इशू नहीं है, इंडियन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, हमारे इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, इंडियन इंटरेस्ट रेट को कम करने की ज़रूरत है। नंबर 3, ये जो जीएसटी का एक शक्ल हो गया है, आपको सब बहुत बोल चुके हैं, ये बजट की बात नहीं है पर आपने बोला है इसलिए, ये जीएसटी को कम्प्लीटली डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है, रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, सिंपल बनाने की ज़रूरत है। भाई आप 2-3 टैक्स रखो, ओरिजिनल आइडिया वही था। तो इससे क्या होगा, ये पूरा मेरे हिसाब से ये 7% तो कल हो जाए, और 8 भी क्यों नहीं हो सकता है। 8 के लिए आप थोड़ा शांति से सोचते हैं, जो कंट्री का 8 हुआ है, मैं नाम देता हूँ, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी, चाइना, ये सब के डिकेड थे, एक डिकेड ये ग्रो हुए थे। अब वर्ल्ड वॉर के बाद वो जर्मनी तो था ही नहीं, कोरिया तो था ही नहीं, जापान तो था ही नहीं, 10 साल में हो गए, कैसे हो गए? ये 10% ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ। चाइना पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड से ही 10% तक पहुंचा, कोई लोकल इकोनॉमी से नहीं पहुंचा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए हमको कि सर्विस सेक्टर से कायदा नहीं होगा, आप बोलोगे फाइनेंस सर्विस ये वो सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर नहीं, हमको मैन्युफैक्चरिंग लेड एक्सपोर्ट ग्रोथ करना पड़ेगा। अब टॉय की बात की, गवर्नमेंट ने टॉयज़ पे एम्फोसिस दिया है। एक टाइम था, अभी थोड़ा साल पहले हम सब टॉय इंपोर्ट करते थे, अब इंडिया जैसा नेशन टॉय इंपोर्ट करता है, हमको तो टॉय एक्सपोर्ट करना है। तो हमको ऐसे ऐसे एरिया पकड़ने हैं, हैंडलूम, टॉयज़, लेदर, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, जो लेबर इंटेंसिव है, और ये एरिया में एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इसको जो बेनिफिट देना है दो, उसका एक्सपोर्ट बढ़ाओ। मेरा मानना है अगर ऐसे एरिया में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, स्किल जॉब बढ़ेंगे और सबका फ़ायदा है इस पर। दिस इज़ द प्रिस्क्रिप्शन फॉर ग्रोथ मेरे हिसाब से। माटा जी, क्या सबसे अच्छी बात लगी आपको बजट में? सबके लिए सब कुछ है, किसी के लिए कुछ ख़राब नहीं है।
कोई ढूंढे तो भी। आज के बजट ऐसा है कि अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करना चाहूँ मैं कि कोई भी, तो किस पे करूँ कोई पॉइंट नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तो कोई है ही नहीं, कोई क्रिटिसाइज करने वाला मुद्दा नहीं है। कोई सबसे अच्छी चीज़ है, यू कांट क्रिटिसाइज। कोई सेक्टर नहीं कह सकता है कि मेरा कोई नुकसान हुआ। तो आई थिंक ओवरऑल तो उसको पॉजिटिव ही बोलेंगे ना। खम्बाटा जी, संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिरूज खम्बाटा जो इंडस्ट्रीज से, उनका कहना है कि ये जो बजट है वो आम आदमी का है, इंडस्ट्रीज़ के लिए है, किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है। और अगर इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी और भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो अगर 7% और 8% तक ले जाना है, तो एमएसएमईज़ को और उद्योगों को, सरकार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और विकसित भारत के लिए सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं उनको भी विकसित करना पड़ेगा। एक आम आदमी की तरह, एक इंडस्ट्रीज के नहीं तरह, कैसा देखते हैं आप बजट को? मैं आम आदमी ही हूँ और आम आदमी की तरह ये भारत का बहुत ही प्रगतिशील बजट है कि आम जनता हमेशा क्या चाहती है कि उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम टैक्स लगे और उसके पास उतनी लिक्विडिटी हो कि वो अपनी ज़रूरतों को पूर्ण कर सके। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बार टैक्सेस को रिड्यूस कर 12 लाख तक एग्जम्पशन देकर हर कॉमन सिटीजन और मिडिल क्लास के पास लिक्विडिटी इम्प्रूव की है। उससे उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, वो खर्च भी कर सकेंगे और इवेंचुअली इंडस्ट्री और इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सारा चीज़ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू ही होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बूस्ट मिलेगा और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट जीडीपी ग्रोथ पे भी बहुत अच्छा आएगा। विकसित भारत के लिए 8% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए और अभी जो इग्नोमिक सर्वे में है वो 6.3 to 6.8 है। भारत को अगले 2 दशकों में बहुत कुछ करना पड़ेगा विकसित भारत का जो सपना है। तो विकसित भारत का सपना प्राइवेट सेक्टर से होते हुए इंडस्ट्रीज़ को जो है उनको बूस्ट करके ही मिलेगा। इंडस्ट्री के लिहाज से आप कैसा देखते हैं बजट को? देखिए, अगर विकसित भारत एक सपना नहीं, उसको तो हम सभी को हकीकत बनाना है, क्योंकि जो देश सोने की चिड़िया माना जाता था उसको सोने का शेर बनाने का दायित्व हम सभी का है, केवल सरकार का इकलौता तो हो नहीं सकता। सरकार ने बहुत सारी अच्छी स्कीम्स इस बार लाए हैं कि उन्होंने स्टेट्स को बहुत प्रोत्साहित किया है। स्टेट्स में सारे काम होते हैं तो स्टेट को साथ में लेके चलना ही एक तरह से गणतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता भी है। तो उन्होंने स्टेट को 1.5 लाख करोड़ का 50 साल का बगैर ब्याज का लोन देने की अनाउंसमेंट की। स्टेट के म्यूनिसिपैलिटी के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ का सपोर्ट कंपटीशन के थ्रू देने का अनाउंसमेंट किया। और जो स्टेट अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का रिफॉर्म करेंगे और साथ में लोकल ट्रांसमिशन लाइन बनाएंगे, उनको जीएसडीपी का करीब 0.5% का लोन बढ़ाने की और अनुमति अनाउंस की। और अगर आप देखेंगे तो कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक सारे क्रिटिकल इश्यूज़ में, क्रिटिकल क्षेत्रों में आत्मनिर्भर ना हो। तो चाहे वो क्रिटिकल मिनरल का क्षेत्र हो, चाहे सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, चाहे टेलीकॉम का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नया विषय एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजीआई, सभी को भारत सरकार ने किसी न किसी रूप में बजट के थ्रू प्रोत्साहित किया है। और ग्रीन एनर्जी, जिसकी कॉस्ट करीब लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर की अपेक्षा आधी है, उसको प्रोत्साहित करके उसके पूरे सप्लाई चेन और इकोसिस्टम को लोकली बनाने के लिए उन्होंने सोलर सेल के लिए सब्सिडी अनाउंस की है। एलएफपी बैटरीज प्रोडक्शन के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगती है उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी को शून्य कर दिया है। बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव की बातचीत हुई है, इलेक्ट्रोलाइज़र के लिए हुई है, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं उसको भारत में बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। तो बहुत सारी स्कीमों का अनाउंसमेंट किया गया है। अभी तक मैंने पूरे डिटेल्स नहीं देखे हैं। और सबसे अच्छा ये भी बोला गया है विवाद से विश्वास तक। और इस बार बजट में सबसे ज़्यादा वर्ड जो बोला गया है ट्रस्ट, कि भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रस्ट करेंगे, आम सिटीजन को ट्रस्ट किया जाएगा। और वित्त मंत्रालय के जो टैक्सेशन विभाग की जो डिटेल पॉलिसी 1 हफ्ते के बाद अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो इस बार हमको लग रहा है कि पहले एक विवाद से विश्वास के रूप में एक अच्छी स्कीम वित्त मंत्रालय लाया था और टैक्सेशन रिफॉर्म के थ्रू जैसे अभी उन्होंने फेसलेस किया उससे बहुत सुविधा हो गई है। बट जीएसटी के क्षेत्र में काफ़ी चैलेंजेस आने लग गए हैं। तो मेरे को लग रहा है कि भारत सरकार बहुत से अच्छे करेगी, जैसे टीडीएस, टीसीएस, उन सब का भी आज रिफॉर्म किया। तो ये सब बहुत ज़रूरी था और वो
सबसे खुशी की बात यह है कि इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम आ रही है वो केवल सुन नहीं रहे हैं, उस पर सकारात्मक एक्शन लेके जो प्रधानमंत्री का भी विजन है कि हम नेट जीरो के तरफ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी को करें, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को प्रमोट करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट देना, और फिर साथ साथ पूरा लोकल सप्लाई सिस्टम को, इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना, ये बहुत सोचा समझा और बहुत मेहनत किया हुआ बजट बना है। अगर हमने विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए एनर्जी सफिशिएंट इंडिया चाहिए, जो आप ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। एज एन एक्सपर्ट क्या और क्या किया जाना है, क्योंकि सरकार तो बढ़ चुकी है, जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं, एमएसएमईज़ के लिए सारी चीज़ें हैं। एनर्जी सफिशिएंट इंडिया कैसे हो? एनर्जी सफिशिएंट इंडिया तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपने पेट्रोल डीजल के रिक्वायरमेंट को ग्रीन मेथनॉल में और ग्रीन फ्यूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वो अब बहुत संभव है। अगर आप 75 मिलियन ग्रीन मेथनॉल बना लें भारतवर्ष में, तो आपको ना डीजल इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना पेट्रोल इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। भारत सरकार अभी भी तिनसुकिया में M15 का यूज़ कर रही है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने अशोक लीलैंड के साथ मिलकर M100 की 100% मेथनॉल से चलने वाली बस और ट्रक का बना ली है, जो कि वो बनने भी लग गई है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे उन्होंने इथेनॉल का मैंडेट दिया 20%, उनको विजन लाना चाहिए कि 2035 और 40 तक विकसित भारत के लिए हम सारी गाड़ियों को मेथनॉल और इथेनॉल पे मूव करेंगे। और मेथनॉल भी कैसे बनाना चाहिए कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसके कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कीजिए, या पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री के कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कीजिए और पानी को फाड़िए, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाइए, और उससे CH3OH जब मेथनॉल बन जाएगा तो वो इथेनॉल से 1-2 रुपये ज़्यादा पे आएगा। लेकिन उससे क्या होगा, भारत का जो 150 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज आउटगोइंग जाता है वो जाएगा नहीं, हमारी करेंसी स्टेबल हो जाएगी। विकसितता तो तभी आएगी जब हम मानसिक सोच में भी विकसित होंगे, और जो टेक्नोलॉजिकली आज फाइनेंशियली वायबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको और भी प्रमोट करेंगे और उनके लिए मैंडेट लाएंगे। जैसे मोदी जी का मेरे को आज भी गुजरात का याद है कि मेरा पहला प्रथम प्रोजेक्ट 15 मेगावाट का गुजरात में लगा था। उस वक्त लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि कोई सोलर का सोच सकता है, उन्होंने कल्पना की। तो अगर वो कल्पना कर लें कि भारत की सारी गाड़ियाँ, ट्रक, मोबिलिटी जो है ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन अमोनिया पे चलेगी, क्योंकि बैटरी भी हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और हवा हमारी स्ट्रेंथ है, तो हमको अपनी स्ट्रेंथ पे प्ले करना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइबर सिक्योरिटी। तो ये चारों क्षेत्रों में हमको दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए। भारत को विकसित भारत होने से कोई नहीं रोक सकेगा। मित्तल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनीत मित्तल जी का कहना है कि एथेनॉल के बाद 100% मैथेनॉल बेस्ड अगर हम चले जाएंगे तो भारत जो है एनर्जी सफिशिएंट बन सकता है, और जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक, वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है। वेलकम ऑन सनसेट टीवी सर। द फोकस इज ऑन मिडिल क्लास, सो हाउ डू यू सी द बजट ऑफ दिस टाइम? I think it's a very interesting one. If you look at, there has been some slowdown in consumption in quite a few categories. First, I'm talking about the consumer durables and electronics. Other than air conditioners, many other categories were not growing. And FMCG was also reporting slowdown in consumption. So this budget's highlight the amongst all, it will be the income tax slab raise. In that context, I think it is going to be a consumption growth revival, and in the process, the manufacturing investments that have been made under many PLI schemes will immensely benefit. So as far as the industries are concerned, the focus is on MSMEs also, and to make Viksit Bharat in 2047, so the industry should also develop. What do you think? What are the major declaration done by government this time that will boost industries? National Manufacturing Mission, keeping in mind not only the micro enterprises but also the startups. The credit that is being more than doubled for them, and that is something very important for the manufacturing growth and for the growth of the MSMEs themselves. The second one is there is a specific announcement on an expert committee that is being set up for promoting exports.
The third one is a mention of few key sectors which are future in nature. For example, EV, lithium batteries related. That is likely to create employment and also opportunities for MSMEs. Lastly, rightly recognize that we have the potential to become the global hub for toys. That announcement is a very interesting one. To make India develop India, 8% growth rate is important. So it is 6.3 to 6.8 right now, as the economic survey says. What are your suggestions? How developed India will be there? I think we will be really able to grow even 8 to 10%. But the reasons for that not happening is the headwinds due to global events. There is Trump 2.0 and you have wars going on, you have supply chain disruptions that are happening, there are climate change related events, and even within India there are some structural changes. The scale, urbanization and the lack of infrastructure just now coming into play, that infrastructure development. So I think I keep saying this, that at the moment, because there are many external factors that are impacting this, it's like batting when the cloud cast, the pitch is not good. So you do the basic things right and take session by session. So we should not be worrying that 8 is not happening. 8 will happen. You have to weather this particular period. And I think the finance minister has done that not attempting something dramatically different in order to reach 10. It won't happen. At this juncture, we will lose. This is the right approach, I think. थैंक यू वेरी मच सर, स्पेयरिंग सो मच टाइम फॉर संसद टीवी। तो अभी त्यागराजन जी का कहना है कि अगर विकसित भारत बनना है, 8% की ग्रोथ रेट चाहिए, तो हमारे को जो ड्यूरेबल्स है, कंज्यूमर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनको विकसित करना पड़ेगा, उनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और तभी जो विकसित भारत का सपना है वो पूरा हो पाएगा। हाउ डू यू सी दिस बजट 2025-26? सर ये जो बजट है, आई थिंक मैं जब देखता हूँ इज़ अ रोड मैप फॉर अ 25-year विजन फॉर द कंट्री, you know, the build up towards a Viksit Bharat. तो I think a very defining budget in setting कि वो क्या priorities है हमारे लिए, you know, to be able to achieve a Viksit Bharat in the next 24 years. And I think उसमें growth का जो है is I think very very important came out. Second बड़ी बात थी कि जो collaborative approach to make this happen. So अगर आप देखेंगे तो government of course will give direction, but the fact that वो जो regulatory frameworks में trust based की जो बात हुई थी for ease of doing business, I think ये जो चीज़ें हैं ना, ये directionally will go much longer way in making things happen. I think the fact that the middle class got such a large relief, उसमें तो is created a lot of spending power, consumption जो हम बोलते हैं. Also we are showing the faith in the rising incomes of India. अभी अगर आप देखेंगे अगले 20 साल इंडिया में लोगों के इनकम्स बढ़ते ही जाएंगे एज अपॉर्चुनिटीज़ कम, एंड वी हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ पीपल जो अलग अलग लेवल से ऊपर जाएंगे, एंड वी वांट टू एनकरेज दैट ग्रोथ एंड वी वांट टू गिव मोर मनी. तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात हुई. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो हमारी युवा शक्ति है, क्रिएटिंग न्यू स्किलिंग सेंटर्स फॉर फॉर द युवा शक्ति. जो गिग इकोनॉमी है, 1 crore पीपल हैव कम अंडर अ सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल के जो यूथ है दे डोंट वांट टू, इट्स नॉट अ करियर फॉर अ लाइफ टाइम. एक करियर लेके चलेंगे, उनको अलग चीज़ें करनी है, फिर भी उनको भी सिक्योरिटी चाहिए कि हाउ इज़ द स्टेट लुकिंग एट दिस एरिया ऑफ वर्क. आई थिंक वो बहुत बड़ी मैसेजिंग है. एंड इन मीडिया एंटरटेनमेंट एक पूरी क्रिएटर इकोनॉमी आप देखते हैं जो आजकल क्रिएटर्स जो बने, इन्फ्लुएंसर्स बने, सोशल मीडिया के जो आज बड़े नाम हो गए हैं, हु आर क्रिएटिंग एंड कनेक्टिंग विद द यंग जनरेशन. जो हम वीडियो गेमिंग देखते हैं, ई स्पोर्ट्स देखते हैं, उनके जो नए हीरोज़ हुए हैं वो सारे गिग इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी के लोग हैं. एंड आई थिंक दे आर वेयर द फ्यूचर इज़. तो अगर हम 25 साल देखें तो ये लोग ही 25 साल में कंजम्पशन भी करने वाले हैं, ये भी अर्नर्स भी होने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स. तो उन चीज़ों को साथ में रख के आई थिंक ये बजट में वो काफ़ी अच्छी डायरेक्शन मिली आई है. आपने विकसित भारत की बात की, और विकसित भारत अगर बनाना है तो ग्रोथ रेट 8% चाहिए. तो अभी 6.3 टू इकोनॉमिक सर्वे का 6.8 तक है. आपके क्या सजेशंस हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने यूथ पे किया, मीडिया एंटरटेनमेंट पे है, एआई पे फोकस है, बाकी चीज़ों पे यूथ पे फोकस है. आपके क्या सजेशंस, क्या करना चाहिए? 7% हो जाए और फिर 8% हो जाए?
तो एक तो है कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कोर सेक्टर्स हैं उनको हमको स्ट्रेंथन करना है. देयर इज़ नो टू वेज. हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज हैं, उसको तो हमको स्ट्रेंथन करना ही है. पर एक नया लीवर लाना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 20 years टू गेट दैट 1 or 2% एक्स्ट्रा ग्रोथ. एंड वो जो चीज़ें हैं इज़ फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग फॉर इंडिया एंड मेकिंग बट फॉर द वर्ल्ड. एंड यू नो फ्रॉम सर्विंग द वर्ल्ड, यू नो टेक्नोलॉजी को लेके आज हम ग्लोबली बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना सकते हैं आउट ऑफ इंडिया जो दुनिया यूज़ करे, राइट. एंड आई थिंक उसके लिए जो आईपी की जो इकोसिस्टम लगती है, जो हमको सपोर्ट लगता है इन इनोवेशन, यू नो ये गवर्नमेंट ने बजट में बोला कि इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन. आई थिंक इनोवेशन इज़ अ वेरी बिग पार्ट, यू नो, वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिंग डायरेक्शन. पर आप अगर सोचिए 20,000 crores बोले, 10,000 विल गो इन फंड ऑफ फंड्स. एआई में एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ हमने 500 crore दिया हुआ है. पर 2 दिन पहले $600 billion of value got eroded when China announced the DeepSeek. वो जो NVIDIA का जो हुआ, एक दिन में $600 billion का इरोजन एक कंट्री में, एक कंपनी में हुआ. तो आप सोचिए कि जो जेन एआई का जो वेव है वो कितना बड़ा है आज, यू नो. फिर भी हम 1 billion, 50-70 million की बात करें. सो वी हैव टू अप आवर गेम व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजीज़. और क्या होता है ना, जब डीप टेक फ्रंटियर में देखेंगे बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ ग्रो होंगी, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा डिवाइड करके सब टेक्नोलॉजीज़. पर एक दो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो दुनिया में काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रहा है. और जेन एआई वो एक ऐसी चीज़ है जो क्लियरली आज दुनिया को दिख रही है. तो वी कैन नॉट बी अ लैगर्ड इन दैट, वी हैव टू बी अ लीडर. तो हमको उसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, सबको साथ में लाके उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना. और दुनिया आएगी, बिकॉज हमारी जैसी पॉपुलेशन और कहीं नहीं है. सिटीजन बेनिफिट इतना हो सकता है थ्रू एआई. एंड यू नो आज मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है, यंग पीपल आर वेरी डिजिटली savvy, you know, and we are seeing UPI. So I'm a very firm believer that technology push could have been more, and we need to focus that as a priority going forward. थैंक यू वेरी मच स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर सनसेट टीवी. तो राजन नवानी जी का कहना है कि जब इनोवेशन होगा, जेन एआई की बात वो कर रहे हैं, तो उस तरफ हम बढ़ेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, तभी विकसित भारत का जो सपना है भारत का, और 8% की जो ग्रोथ रेट है वो पूरी हो पाएगी. बजट आपकी नज़रों में, आपके मायनों में कैसा? बजट के अगर मैं 3 अलग अलग पहलू देखूं, एक उन्होंने इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस किया है, फार्मर के ऊपर, गरीब के ऊपर, प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर, उनकी न्यूट्रिशन पे, उनके हेल्थ पे, फिर बच्चों की एजुकेशन पे, स्किलिंग पे. सो फंडामेंटल जो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर फोकस किया है. दूसरा उन्होंने फोकस किया है टू बिल्ड द नेशंस कैपेसिटी एज एन इंडस्ट्री. उसमें चाहे हम डीप टेक देखें, मैन्युफैक्चरिंग देखें, क्लीन एनर्जी देखें, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखें, किसी को उन्होंने सपोर्ट किया है, किसी को इंसेंटिव दिया है, किसी को क्लस्टर में इफेक्ट दिया है. और तीसरी चीज़ जो की है उन्होंने, कि जो इंडिविजुअल्स को उन्होंने बड़ा सारा टैक्स ब्रेक दिया है इनकम के ऊपर, उससे उसका पॉजिटिव जो इम्पैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, वो क्या है कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की अमाउंट है जो उन्होंने फोरगो किया है. सो लोगों की जेब में जो पैसा आएगा, वो पैसा या वो इन्वेस्ट करेंगे, या वो खर्च करेंगे, या वो सेव करेंगे. तीनों में से एक चीज़ कर सकते हैं. और इसमें से जितना पोर्शन वो खर्च करेंगे, कंजम्पशन होगी, उसकी गुड्स और सर्विसेज वो नेचुरली इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, उससे इंडस्ट्री की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, उससे इंडस्ट्री का इंसेंटिव बढ़ेगा कि इन्वेस्टमेंट और होगी, नई कैपेसिटी बढ़ेगी, नए जॉब्स क्रिएट होंगे, और उसका फिर पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट लोगों के ऊपर, उनकी खुद के वेलबींग के ऊपर, उनके फैमिली के वेलबींग के ऊपर होगा. और जो चौथा पहलू है वो है कि ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस. उसके अंदर उन्होंने 3-4 चीज़ें अनाउंस की हैं कि M&A को स्मूदन करने के लिए, उसको एक्सेलरेट करने के लिए नई अनाउंसमेंट की जाएगी. एक उन्होंने ग्रुप बिठाया है जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, सब रूल्स और रेगुलेशन जितने भी हैं हमारे, उनको नई तरह से देखेंगे, क्योंकि हमारे जो रूल्स रेगुलेशन लॉज बने हैं वो 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं. तो उनको हम कोशिश तो कर रहे हैं बदलने की. हमने बहुत सारे स्क्रैप भी किए हैं, कई चेंज किए हैं, कई डीक्रिमिनलाइज किए हैं, लेकिन अगर हम नए सिरे से बना पाएँ फ्रॉम द ग्राउंड अप, तो उससे बेहतर सिचुएशन कोई भी नहीं हो सकती. और
दूसरी चीज़ उन्होंने इसी पहलू में नया जो डायरेक्ट टैक्स कोड है उसकी भी अनाउंसमेंट की इस हफ्ते में पार्लियामेंट में रखेंगे और उन्होंने पहले ही बोल दिया कि उसको ट्रस्ट बेस्ड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आम आदमी उसको पढ़ के समझ पाए और पिछले कोड से आधा होगा। ये सारी कवायद जो हो रही है सर, वो विकसित भारत को बनाने के लिए हो रही है और उसके ग्रोथ रेट 8% चाहिए। प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपके सजेशन कैसे, दिशा कैसी है और क्या और करना चाहिए कि भारत विकसित भारत बन जाए? आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारी जो जितनी ग्रोथ है इस समय 6% से ऊपर, दुनिया में किसी और बड़े मुल्क की नहीं है। लेकिन हमारी ज़रूरत भी ऐसी है क्योंकि हमारे पास जितनी पॉपुलेशन है, अभी भी जितने गरीब लोग हैं, वो हमारे को ग्रोथ ही है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए हायर ग्रोथ करने के लिए हमारे को फर्दर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। उसका जैसे मैंने कहा बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, स्किलिंग में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हेल्थ केयर में, मेडिकल कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, IITs की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब हमारे को ज़रूरत यह है कि हम जल्दी से जल्दी 2-3 तरह की चीज़ें करें इंडस्ट्री के लिए। एक जो इंडस्ट्री लैग कर रही है, जो पीछे रह रही है और जिसमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर गुड्स इंडस्ट्री है, हालांकि लेदर गुड्स के बारे में उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया है, हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री है। बहुत लोग ऐसे हैं अभी भी, आज भी जो हैंडीक्राफ्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जो शहर में नहीं गांव में रहते हैं। तो एक तो हमारे को वो एक्टिविटी चाहिए। दूसरी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो इस समय हमारे को वो ज़रूरत दूसरी है कि उसको हम एक्सेलरेट करें। उनके लिए तरीका ढूंढें कि हम उनको किस तरह से जल्दी उनके अंदर ग्रोथ ला सकते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ ला सकते हैं, ताकि हम न केवल भारतवर्ष में कम्पीट करें लेकिन दुनिया भर में कम्पीट करें। क्योंकि आज की डेट में चाहे एक दूसरे से सब मुल्क अलग खींच रहे हैं, लेकिन ग्लोबल जो ट्रेड है, ग्लोबल वर्ल्ड फिर भी एक ही है। इसलिए हमारे को जो कम्पिटिटिवनेस करनी है वो दुनिया के साथ करनी है। और तीसरा है जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो भी ज़रूरी है। जब 8% ग्रोथ की हम बात करते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी साथ में एनहेंस होनी चाहिए। इसलिए जो आम आदमी के रहने के रोज़मर्रा का जो तरीका है, जो रास्ता है, उसमें भी जितनी अड़चन आती हैं, सो मुझे अच्छा लगा कि जो स्टेट्स के साथ मिलकर के अनाउंसमेंट उन्होंने की। एक तो हम स्टेट्स की कम्पिटिटिवनेस गिनेंगे, स्टेट्स को हम 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे और ऐसे फंडिंग अवेलेबल करेंगे जिसमें स्टेट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 25% हम देंगे, बाकी स्टेट और बाकी बॉन्ड से या मल्टीलैटरल से और अदर फंडिंग किया जाएगा। सो कोशिश तो सब तरफ की जा रही है और ये चलते हुए उन्होंने वो भी किया है कि फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन किया है। जो उन्होंने फिस्कल डेफिसिट प्रॉमिस किया था उससे कम दिखाया है। अगले साल भी जो प्लान था उससे कम का टारगेट रख रहे हैं, 4.4 टारगेट रख रहे हैं, न कि 4.5 जो ओरिजिनल प्लान था। सो ओवरऑल डायरेक्शन अच्छी है। मेरी सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है उसमें भी अगर हम थोड़ा और बढ़ा पाते, कि उन्होंने 10 लाख एक्चुअल खर्चा किया है, हालांकि टारगेट 11 का था, 10.2 का किया, तो 11 पॉइंट कुछ का अब अगले साल का टारगेट रखा गया है। अगर उसको हम 11 बढ़ाकर 12 या 14 कर पाते तो उसका एडिशनल बेनिफिट होता। लेकिन हमारे को ये भी देखना कि कितना हम डेट ले रहे हैं, हमारी रेटिंग क्या है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छा बैलेंस्ड, लोगों को देख करके, गरीबों को देख करके, मिडिल क्लास को देख करके और ग्रोथ की तरफ देख करके ये बजट बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। तो सुनील कांत मुंजाल जी का कहना है, जो कि CII के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि ये अच्छी दिशा में है बजट भी, और जो सरकार कदम उठा रही है वो विकसित भारत की दिशा में अच्छे कदम हैं। शेट्टी जी, मेरा पहला सवाल, एक तो कैसा आपके मायने में बजट के हाई पॉइंट्स क्या हैं? मैं सबसे पहले माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड बजट दिया है, जो हमारी इकोनॉमी के अलग अलग, जो हमारे इकोनॉमी के स्तंभ हैं अलग अलग, उनके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है और इसके साथ जो फिस्कल प्रूडेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं किया है। सो इट्स अ बैलेंस बजट। मैं ये समझता हूँ कि ये बजट लेज द राइट फाउंडेशन फॉर आवर जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत। टू स्टार्ट विद, शी स्टार्टेड अबाउट 4 engines ऑफ द इकोनॉमी।
और हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द फोकस ऑन एग्रीकल्चर विल सर्टनली हेल्प encourage the rural economy. और मेरी जो कंपनी है JCB, majority of our machines are sold in rural economy, so it will certainly help on that part of it. The second point I wanted to mention was काफ़ी साल से हम कह रहे हैं कि भारत should be the manufacturing capital of the world, we should be the manufacturing hub of the world, और इसमें MSMEs का बहुत बड़ा रोल है. हमने देखा है कि भले वो चाइना हो या जर्मनी हो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ है वो MSME के साथ डेवलप हुआ है. और माननीय मंत्री जी ने MSME सेक्टर के ऊपर बहुत फोकस किया है. MSME सेक्टर को न केवल इंसेंटिव्स के द्वारा सपोर्ट किया है, बट जो MSME सेक्टर में जो आते हैं नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो हमेशा डरते हैं कि इतने सारे रेगुलेशन कैसे करेंगे, कैसे अप्रूवल्स लेंगे, तो उन्होंने ईज़ ऑफ बिजनेस के ऊपर भी फोकस किया है. इसके कारण न केवल भारत के एंटरप्रेन्योर्स बट विदेश के एंटरप्रेन्योर्स भी भारत आके हमारे PLI स्कीम का फ़ायदा उठा के they will get into the manufacturing sector. And what does manufacturing sector do? It creates a multiplier effect on the economy. It creates jobs, and that probably is one of the most important tasks in front of us. So manufacturing sector के ऊपर focus किया है MSME के द्वारा. और last but not the least, overall focus on infrastructure has continued. The funding for infrastructure, central infrastructure funds have improved from around 10.2 lakh crores to 10.8 lakh crores. On top of it, हम ये जानते हैं कि only 60% of infrastructure development takes place through the central funding. 40% is through the state governments. So the Honorable Minister has also offered this 1.5 lakh crores loan to the state governments so that they can look at their side and also focus on infrastructure development. पिछले कई सालों में हमने देखा है कि रूरल इंडिया में काफ़ी सारा चेंज आया विद द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, with the Jal Se Nal project, and all of these elements also have been focused upon. And we were all worried about what's happening on the consumption side. So I'm sure the huge reform, I would say, a huge step that the Honorable Minister has taken on income tax, rationalization, will also benefit in short term sprucing up the consumption, but also giving more money in the hands of people. So, which is again very, very positive. आपने विकसित भारत की बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो जो रोड कनेक्टिविटी है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, जब वो बढ़ेगी तभी विकसित भारत भी बनेगा. और अगर हमें 8% की ग्रोथ रेट चाहिए, विकसित भारत के लिए शायद वही चाहिए, तो आपके क्या सजेशंस है, किस दिशा में सरकार है और क्या किया जा सकता है कि विकसित भारत का जो सपना है और जो हकीकत में बदलने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार का आग्रह है, देश की जनता से वो आग्रह कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आग्रह कर रहे हैं, वो पूरा हो जाए? नहीं, सरकार ने तो अपनी ओर से हर एलिमेंट के ऊपर टच किया है. जैसे हम कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे वहाँ 35 से कम उम्र के बहुत सारे लोग हैं, तो उनको किस तरह से इकोनॉमी में जोड़े. तो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो भारत सरकार ने जो ध्यान दिया है, मैं उसका बहुत आई वेलकम इट. बट आई नो दैट दिस ग्रोथ ओनली कान टेक प्लेस ओनली बाय द गवर्नमेंट. Inclusion of the private sector is very important, and that is what the Honorable Minister has also spoken about, moving on projects on the PPP model, including the state governments, including the private sector. I think we all have a role to play. On top of it, if I give you a small example, Pradhan Mantri Gati Shakti project, again a very important source of data, how infrastructure development can take place in a very focused manner. In the past, that was only limited to the government agencies. Now the Honorable Minister has opened it out to the private sector. So, अगर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, तो ये सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ें, प्राइवेट सेक्टर का भी दायित्व है. और माननीय वित्त मंत्री ने हम सबको साथ में लेके आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा दी है ये बजट के द्वारा. दीपक सेठी जी, संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो दीपक सेठी जी का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी विकास है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे ग्रामीण भारत को विकसित करने वाली बात हो, वो करना पड़ेगा. और इस दिशा में ये बजट है, तभी विकसित भारत का सपना भी पूरा हो पाएगा. मेरा पहला सवाल सीधा आप वाले एरिया पे आ जाता हूँ. MSME के लिए बहुत प्रोत्साहन पहले से भी और अब और ज़्यादा, कैसे बनेगा विकसित भारत MSME के ज़रिए? देखिए, MSME के बिना तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे जो MSME से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, एम्प्लॉयमेंट करीब 2 करोड़ से ज़्यादा है. तो अब इतने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, जब MSME सेक्टर का विकास होगा तो इनका भी विकास और उत्थान तो होगा ही होगा, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है. तो MSME सेक्टर को जो इन्होंने अहमियत दी है कि अपने शुरुआत के
चंद मिनटों में इन्होंने कहा कि भाई हम एमएसएमई को, एक्सपोर्ट्स को और एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। तो एमएसएमई का उन 3 चीज़ों में बिल्कुल नाम था, तो ये तो होगा ही होगा। आपके नज़रिए से हाई पॉइंट्स क्या रहे आज के? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको छू गए कि ये बहुत बढ़िया कर दिया? सबसे बढ़िया पार्ट ये इन्होंने किया कि इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन लिमिट्स हैं वो बढ़ा दिए। दूसरा, वो बढ़ाने के साथ साथ उन्होंने प्रोवाइड किया कि भाई जो एमएसएमईज़ को चाहिए अपना विकास करने के लिए, तो 20 करोड़ तक उन्होंने स्पेशल डेवलपमेंट मशीनरी वगैरह के लिए फंड्स एलोकेट किए हैं। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्कुल सूक्ष्म वर्ग के लोग हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके लिए वो क्रेडिट कार्ड वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर संख्या देखी जाए तो वो माइक्रो सेक्टर की ही है, और माइक्रो सेक्टर में जो उन्होंने कहा है कि भाई ये क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली आप देखिए तो ये एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगा, इसको मार्केट तक ले जाने में, शहर तक ले जाने में और बेचने में एमएसएमई इसका बहुत इसमें हाथ रहता है। तो अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा और तो ऑटोमेटिकली ये जो एमएसएमईज़ उससे जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा तो होगा ही होगा, और उनका भी विकास होगा और उनकी भी बढ़ोतरी होगी। जो विकसित भारत का सपना है और जो विकसित भारत बनना है, उसके लिए ग्रोथ रेट 8% की चाहिए और अभी 6 से ऊपर की है। आपके क्या सजेशंस हैं? क्या करना, सरकार किस दिशा में है? पहले तो क्योंकि आप कह रहे हैं कि सही दिशा में सरकार है, और क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाए? मुझे उम्मीद है कि ये जो इन्होंने लिमिट बढ़ाई है, लेट अस से मीडियम इंडस्ट्री की 250 करोड़ से 500 करोड़ तक, तो अगर एमएसएमई में देखा जाए तो जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उम्मीद करते हैं कि ये ऑलरेडी वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बढ़ रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जब उनको 500 करोड़ तक इनकी टर्नओवर बढ़ाने की लिमिट गवर्नमेंट ने रखी है, तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीद है कि हाँ जी ये बढ़ सकते हैं वहाँ तक। अब वो बढ़ने के लिए उन्होंने एक्सपोर्ट बेनिफिट्स की भी बात की, इंटरेस्ट रेट्स की बात की, और उन्होंने ये भी बात की कि भाई जो इनको इनपुट्स वगैरह चाहिए वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। इसमें फाइनेंशियल इनपुट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, और इसमें इन्होंने जो एडिशनल फंड्स क्रेडिट गारंटी के लिए किए हैं उससे भी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि जो बजट में तो नहीं पर पिछले 3-4 दिनों में अनाउंस किया गया कि 100 करोड़ तक जो इक्विपमेंट वगैरह ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए भी वो फंडिंग करेंगे, क्योंकि जो एमएसएमई या कोई भी उद्योग है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लेवल पे नहीं पहुंचता और नहीं वहाँ से कि उसके साथ कदम रख के चलता है, तो वो तो पीछे रह जाएगा और वो पिछड़ जाएगा। पर ये इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करने से वो इंश्योर कर रहे हैं, ये पक्का कर रहे हैं कि इन पैसों की कमी से कोई पीछे नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद है कि जो हमने करके दिखाया पिछले 1-2 सालों से, उसी से खुश होकर और प्रोत्साहित होकर उन्होंने एडिशनल फंड्स एलोकेट किए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एमएसएमईज़ इस उम्मीद को ये बरकरार रखेंगे और इसी पे आगे काम करके और भरोसा देंगे गवर्नमेंट को कि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट कीजिएगा। ग्रोथ रेट की आपने बात की, जहाँ तक मुझे आंकड़े तो नहीं पता, पर जनरली ये उम्मीद होती है कि लार्ज इंडस्ट्री से जो एमएसएमईज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट फास्टर होती है, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फास्टर होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सब हम उम्मीद करते हैं कि एमएसएमई इसमें अपना पूरा सहयोग देंगी भारत को विकसित बनाने में। अशोक सहगल सर, संसद टीवी से बातचीत के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक सहगल सर का कहना है कि एमएसएमई ही जो आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ है, और इस दिशा में सरकार ने और फैसिलिटीज़ दी हैं, और जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनको विकसित करने के लिए और बजट के एलोकेशन किया है। तो एमएसएमई जो है उसके जरिए ही विकसित भारत का सपना भी ज़रूर पूरा होगा। कैसा बजट हेल्थ केयर के हिसाब से? तो अगर जो आप देखेंगे कि जुलाई में जो बजट हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था कि 75,000 एक्स्ट्रा सीट्स बनाई जाएंगी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट्स की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से 10,000 का जो आंकड़ा है आज अनाउंस हुआ कि इस साल में 10,000 सीट्स का बढ़ावा होगा।
ये बहुत वेलकम न्यूज़ है। दूसरी बात ये है कि इसके साथ साथ जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे हैं उसके अंदर जो पैरामेडिकल्स वगैरह की ट्रेनिंग और स्किलिंग करने की ज़रूरत है वो भी इसमें बहुत साथ देंगे। अभी भी हमें ऐसा है कि बहुत सारा काम करना है इस जगह मुकाम पे पहुंचने के लिए कि हर एक हिंदुस्तानी को अच्छी हेल्थ मिले। तो हमें जो आज के दिन कोई 1.5 मिलियन बेड्स हैं हिंदुस्तान में, पर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 3 मिलियन की है। मतलब हमें आने वाले 5-7 सालों में 1.5 मिलियन और बेड्स बनाने हैं। तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नीशियंस की भी पड़ेगी, पैरामेडिकल्स की, नर्सेस की, सबकी पड़ेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है, हर बेड जो बनेगा उसके लिए 4 से 7 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसका मतलब 7 मिलियन से 10 मिलियन लोगों को जॉब्स मिल सकती हैं आने वाले 5-7 साल में इसके माध्यम से। तो इसीलिए हम ये पुश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हम इसको एक्सेलरेट करें, जितना जल्दी नए मेडिकल कॉलेजेस बने, जितना जल्दी ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ पीपीपी मॉडल्स बने, इनके ऊपर अगर जो हम ध्यान दें इस दौरान में, तो हमें ये जो टारगेट है हमारा कि 47 में विकसित भारत होगा, जो इंडिया वर्ल्ड के 2-3-4 नेशंस के अंदर दर्जा पाएगा, तो ये हमें इसको एक्सेलरेट करना है कुछ। दूसरी बात जो कही आज के बजट में जो बहुत सेंसिटिव है वो है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए जो दवाइयाँ इंपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी गई। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है कि उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो सेंटर वो डे केयर कैंसर सेंटर्स जो बन रहे हैं उनके लिए डबल राहत हो जाएगी कि दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही उनके ये सेंटर होगा और उनमें से 200 सेंटर इस साल बनेंगे। तो वो भी ज़रूर हमें अकम्प्लिश करना है। अगर जो ये सब बातें होती हैं तो पेशेंट्स को, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को काफ़ी रिलीफ मिलेगा कि हम अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उन्होंने मेंशन किया कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, मतलब जो बाहर के विदेशी लोग हिंदुस्तान आए ट्रीटमेंट कराने अपनी, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत उच्च लेवल की मेडिसिन अवेलेबल है अफोर्डेबल कॉस्ट पे। और ना ही कि सिर्फ एलोपैथी अवेलेबल है, आयुर्वेदा भी है और यूनानी वगैरह सारी मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं। तो ये पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है और उन्होंने ये बोला कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के इसको बढ़ाएंगे, जिसका बैनर हील इन इंडिया रखा गया है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। अब क्या नहीं हुआ तो वो उसमें सिर्फ ये था कि एक और ट्रिगर हमने जो रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट को, वो जीएसटी के ऊपर किया गया था कि हम जो सामान खरीदते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए उस पर जीएसटी लगता है, पर पेशेंट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो वो मतलब पेशेंट को राहत तो है कि जीएसटी नहीं लगता, पर हमें सेट ऑफ नहीं होता, तो वो कॉस्ट फिर भी उनको चली जाती है। तो इसीलिए हमने कहा था कि इसको ज़ीरो कर दिया जाए इनपुट कॉस्ट के ऊपर भी, सो दैट वो सेविंग हम पेशेंट को दें तो ये कॉस्ट कंटेन रहेगी और कम होती जाएगी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है जिस पे अभी फिर चर्चा करेंगे और रिक्वेस्ट फिर से करेंगे। बट ओवरऑल देश के लिए, मिडिल क्लास के लिए और अपनी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर के लिए ये बहुत अच्छा बजट था। त्रियन सर, आपने विकसित भारत की बात कही, तो जो सक्षम भारत है और जो स्वस्थ भारत है, जो आरोग्य भारत है, उसके बिना तो वो पूरा नहीं होगा लक्ष्य जो विकसित भारत का है। तो आपके क्या सजेशंस है स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए और आपके क्या सजेशंस है, कैसे वो विकसित हो पाएगा फिर भारत? देखो, मेरा जो आपने 3 वर्टिकल्स कहे स्वास्थ्य वगैरह के, इन सब की कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम सारे मिल के इकट्ठा काम नहीं करेंगे, हिंदुस्तान की आबादी 1.5 बिलियन है, 1.5 बिलियन की को एक्चुअली हेल्थ केयर पहुँचाना
बहुत ही मतलब टॉल टारगेट है। आप देखेंगे कि कोई भी देश ऐसा नहीं कर सका अब तक, जिनकी पॉपुलेशन हमारे से एक तिहाई से भी कम है। पर तो इसीलिए हम जितनी एफिशिएंसी ला सकते हैं अपनी तालमेल में, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके कोविड के टाइम में हिंदुस्तान को सबसे बेहतर दुनिया में फैसिलिटीज़ दी। पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा जानें बची, इतनी बड़ी तादाद होते हुए भी पॉपुलेशन की। वही ये अगर जो उससे हम ये लेसन लेके आगे चलें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। हिंदुस्तान की हेल्थ के लिए कि हमारा टारगेट है कि सारे जो लोग हिंदुस्तान की ज़मीन पे खड़े हैं उनको पूरा हेल्थ केयर मिलना चाहिए। तो इसके साधन हैं, इस पे बैठ के अगर जो हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। त्रिवेंद्र सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में, क्योंकि आप बहुत सीनियर हैं और आपको अनुभव बहुत है, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि क्या स्थिति थी अगर 10 साल पहले की बात करें और अब जो स्थिति है, कितना बड़ा परिवर्तन आप देखते हैं? क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो गया? देखो बहुत बड़ा। मैं अमेरिका में था और जब मैं आया 30 साल पहले, तो उस टाइम हार्ट की बीमारियों के लिए कोई ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ थी ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं थी। आज देखेंगे तो हर छोटे टाउन में एक हार्ट हृदय रोग के लिए कोई फैसिलिटी बन गई है। तो बहुत प्रोग्रेस हुई है, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट्स बन गए हैं। मेरा ये विश्वास है कि हिंदुस्तानी का जो ब्रेन है वो और दुनिया के ब्रेन से सबसे बढ़िया है, सबसे अकम्पलिश्ड है। हमारा इकोसिस्टम अभी नहीं सपोर्ट करता, हमें वो इकोसिस्टम बनाना है। वो अपने आप नहीं बनेगा, हमें बनाना है। तो अगर जो हम इसको दोनों करेंगे तो आने वाले भविष्य में 10 साल में हम दुनिया से आगे निकल चुके होंगे। ये प्रयास है। जी त्रिवेंद्र सर, आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर नरेश त्रेहन जी का कहना है कि अगर विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं देश में, उसमें प्राइवेट जो सेक्टर है उसको लेके और सरकारी सेक्टर दोनों को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तभी जो स्वस्थ भारत का सपना है, आरोग्य भारत का जो सपना है वो भी पूरा होगा और उसी के साथ विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो भी पूरा हो पाएगा। कैमरामैन पतिराम और कैमरा सहयोगी हरिप्रसाद के साथ पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।